हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित की गई ऑडिटर मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 2 के प्रश्न पत्र की आंसर फॉर्मेटिंग को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो डिस्कशन का टॉपिक होगा वह ऑडिटर मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 के अंतर्गत जो इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत मैं 2 प्रश्न की आंसर फॉर्मेटिंग को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके बाद अगले वीडियो में मैं इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी एक प्रश्न का जो महत्वपूर्ण होंगे आगामी मुख्य परीक्षा के लिए भी, तो उन प्रश्नों का मैं मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंडियन पॉलिटी ऑडिटर मुख्य परीक्षा के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर फॉर्मेटिंग डिस्कशन। आइए, ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से सवाल हर साल लगभग बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। या तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, या फिर डीपीएसपी, या फिर प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं। 3 में से एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न लगभग बीपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित मुख्य परीक्षा के दौरान पूछी जाती है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो इस टॉपिक का आंसर फॉर्मेटिंग में आपके साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। मैं 2 प्रश्न को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता है। वीडियो की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसीलिए मैं कुछ जो 2-3 प्रश्न को मैं करके डिस्कस करूंगा। प्रश्न है, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? आपको बताना है कि क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। पहले आप बताइए कि इससे संबंधित कौन कौन से ऐसे न्यायिक निर्णय हैं, कौन कौन से ऐसे वाद विवाद हैं, कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिसके आधार पर यह कह सकते हैं आप कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्यों पूरक है तो उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हम लोग स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के अभाव में एक संवैधानिक जो विकास है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग क्रमबद्ध रूप से न्यायपालिका के निर्णय को देखेंगे और उत्तर के पक्ष में हम लोग तर्क भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आंसर जो फॉर्मेट मैंने किया है वो दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं, ये मैं बताऊंगा न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मैं लेक्चर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताऊंगा, वही पॉइंट्स आपके हो जाएंगे उत्तर के पक्ष में तर्क। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। अंत में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेक्चर के दौरान आपको बता दूंगा। आप लोग उससे लेक्चर सुनकर आप लोग उससे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो इंट्रोडक्शन आप किस प्रकार के लिखेंगे। तो चूंकि इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, तो जब इंडियन पॉलिटी का प्रश्न हो तो आप उत्तर की शुरुआत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण शेड्यूल, महत्वपूर्ण पार्ट जो भाग हैं उन सब से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रश्न मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से है, तो देखिए मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है कि मौलिक अधिकार एवं डीपीएसपी भारतीय संविधान के प्रमुख अवधारणा है। अब डायरेक्ट आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोविजंस का वर्णन किया गया है। तो जब 2 प्रोविजंस का वर्णन है तो सबसे पहले आप कौन सा आर्टिकल लिखेंगे, तो यह कंट्राडिक्टरी हो सकता था। तो इसीलिए आप पहले लाइन को आप लिखिए जो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, एक प्रमुख अवधारणा है। भारतीय संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में क्रमशः मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 3 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। इसका अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 12 to 35 यह फंडामेंटल राइट्स का वर्णन करता है। वहीं डीपीएसपी अगर आप देखेंगे तो भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यह डीपीएसपी का भारतीय संविधान के अंतर्गत यह वर्णन किया गया है। हालांकि न्यायालय के द्वारा इन दोनों को एक दूसरे का पूरक घोषित करते हुए संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर दिया गया है। संविधान का मूलभूत ढांचा किस केस के मामले किस
कब आया संविधान का मूलभूत ढांचे की घोषणा? केशवानंद मामले 1973 ईस्वी में संभवतः, आप ईस्वी को देख लेंगे, संभवतः 1973 ही होगी। केशवानंद मामले में यह मूलभूत ढांचा का अवधारणा आया है और इसे एक दूसरे का पूरक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए यह प्रश्न क्यों पूछा गया है। यह प्रश्न पूछने का एक बहुत बड़ा रीजन यह हो सकता है कि आप संविधान के अंतर्गत आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार का वर्णन अलग है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और डीपीएसपी का वर्णन अलग प्रावधान में किया गया, भाग 4 में किया गया है। तो प्रश्न उठता होगा, आपके मन में भी यह सवाल जाते होंगे कि आखिर दोनों का प्रावधान का जो वर्णन है वह संविधान में अलग अलग किया गया है, तो दोनों आखिर एक दूसरे के पूरक कैसे हो गए हैं। ठीक है, आखिर इसके संदर्भ में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके आधार पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर क्रमबद्ध रूप से डिस्कस करेंगे। लेक्चर के दौरान कुछ मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताते चले जाऊंगा, आप लोग उसे लेक्चर को सुनकर नोट डाउन करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे न्यायिक निर्णय है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इससे संबंधित जो वाद विवाद है वह स्वतंत्रता के बाद से ही आपको देखने को मिल गई थी। 1950 के दशक से ही दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर संसद और न्यायालय के मध्य वाद विवाद की स्थिति विद्यमान रही है, जो आगे मिनर्वा मिल्स मामले तक जाकर शांत होती है या विवाद होता है। वह सबसे पहले 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका रीट दायर की गई, जो याचिका का जो विषय था भूमि सुधार से संबंधित था, जिसमें चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच अगर कोई विवाद होती है तो उसमें वरीयता प्रदान की जाएगी मौलिक अधिकार को ही, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच किसी प्रकार के वाद विवाद होते हैं तो वैसी स्थिति में फंडामेंटल राइट्स जो है वह डीपीएसपी के ऊपर उसे वरीयता दी जाएगी। यानी कि यहां जो सबसे पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के वाद विवाद से संबंधित कोई फैसला आया तो उसमें निर्णय लिया गया कि फंडामेंटल राइट्स ही डीपीएसपी से ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स को वरीयता दी जाएगी। आप ये मामले को ध्यान में रखें और इसे पूरी तरीके से रट जाएं। किसी प्रकार की ये पूरक है या नहीं है, ऐसे कोई न्यायिक वाद विवाद न्यायिक निर्णय से संबंधित कोई प्रश्न आए तो इन सभी को आप क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे तो अन्य स्टूडेंट की तुलना में आप काफी बेहतर अंक को प्राप्त करेंगे। तो आप लोग एक एक चीजों को ध्यान से सुनिए, एक एक बारीकियों को ध्यान से सुनिए और उसे अपने अपने नोट्स में उसे लिखते जाइए। तो यह है चंपकम दोरईराजन बनाम मद्रास राज्य का मामला। अगला मामला आता है 1951 में, तुरंत एक साल के बाद। उसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनः एक बार यह निर्णय दिया गया कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि फिर से एक बार चंपकम दोरईराजन बनाम जो मद्रास राज्य का जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, उस निर्णय पर एससी ने मुहर लगाया और मुहर लगाते हुए फिर एक बार स्पष्ट किया कि हाँ अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में किसी प्रकार का विवाद होता है तो मौलिक अधिकार को डीपीएसपी पर वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि फिर से एक बार डीपीएसपी के ऊपर मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान कर दी गई। यह है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। यानी कि अभी तक दो वाद आए, दोनों निर्णय दोनों वाद विवाद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट्स को ही मौलिक अधिकार को ही डीपीएसपी के ऊपर वरीयता प्रदान की। लेकिन यहाँ पर एक युगांतकारी घटना घटित हो रही है, यहीं पर एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, उसे अगले हम लोग देखते हैं। अगला है 1957 ईस्वी का केरल शिक्षा विधेयक। देखिए अभी तक तो मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान की जा रही थी, लेकिन 1957 ईस्वी में केरल शिक्षा विधेयक के मामले निर्णय देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं, अगर दोनों में वाद विवाद होते हैं तो दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के ऊपर वरीयता प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। इसका मतलब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह कब घोषित किया गया? केरल शिक्षा विधेयक 1957 में। यानी कि प्रारंभिक दो जो न्यायिक निर्णय हैं वह मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो न्यायिक निर्णय आ रहा है वह दोनों के बीच पूरकता प्रदान कर रहा है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय के जरिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रखी गई, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, रचनात्मक समायोजन की अवधारणा।
देखिए अगर ऐसे पॉइंट्स आप आंसर में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो निस्संदेह अन्य स्टूडेंट की तुलना में जो पीडीएफ देखकर आंसर लिखेंगे या कुछ दूसरे माध्यम से आंसर लिखेंगे तो उनके तुलना में आप बेहतर स्थिति में रहेंगे और आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे अगर ऐसे कंटेंट इनरिच कर रहे हो आपके आंसर को। तो ऐसे पॉइंट्स को आप लगातार आंसर में आप मेंशन करते चलिए। जैसे यहाँ पर हमने बताया केरल शिक्षा विधेयक 1957 में दोनों के एक दूसरे के पूरा घोषित कर दिया। वहीं पर आप लिखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा रखी गई, वह अवधारणा है रचनात्मक समायोजन की अवधारणा। आप यहीं पर मेंशन कर लीजिए, इससे क्या होगा और इसे अंडरलाइन कर दीजिए। एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे चला जाएगा और आपको एक्स्ट्रा 1-2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि रचनात्मक समायोजन की अवधारणा केरल शिक्षा विधेयक 1957 की एक महत्वपूर्ण देन थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आप स्पष्ट हो गया कि दोनों को एक दूसरे का पूरा घोषित कर दिया गया 1957 में केरल शिक्षा विधेयक के माध्यम से। अब इसके बाद आगे हम लोग आते हैं। केरल शिक्षा विधेयक के बाद सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो एक महत्वपूर्ण निर्णय और दिए गए। देखिए केरल शिक्षा विधेयक में तो एक दूसरे को पूरा घोषित कर दिया गया। जब एक दूसरे को पूरा घोषित कर दिया गया तो संसद के जरिए इस निर्णय को पलटने का काम करने यहाँ पर किया गया। संसद के द्वारा इस निर्णय को पलटने के लिए, चूंकि पहले 2 निर्णय में मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान की गई थी तो संसद को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जब दोनों के एक दूसरे का पूरा घोषित कर दिया गया इसका मतलब हो गया कि डीपीएसपी के भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको इंप्लीमेंट करना सरकार के लिए मजबूरी बन गई। तो ऐसी स्थिति में क्या कि सरकार ने एक अपना रास्ता बीच का निकाला और उन्होंने संसद के जरिए संशोधन किया हमारे संविधान में ही, और संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान संशोधन किया गया वह 25वां संविधान संशोधन था। और संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो डीपीएसपी के जो प्रावधान आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे हैं, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी, ये दोनों जो प्रावधान है वो डीपीएसपी के प्रावधान है। इन दोनों प्रावधानों को मौलिक अधिकार पर वरीयता प्रदान कर दी गई। मौलिक अधिकार ये कैसे हैं तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है और आर्टिकल 31 पहले आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये तीनों जो है आर्टिकल आपको अभी हमने ऊपर बताया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी से संबंधित है। यहाँ आर्टिकल 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी है, यानी कि डीपीएसपी के पार्ट है, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच ये तीनों आर्टिकल आ रहे हैं, यानी कि ये तीनों फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा जो यहाँ पर निर्णय लिया गया 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उसमें कहा गया कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान की जाएगी और इसके लिए 25वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा लाया गया। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को यहाँ पर पलटने का काम किया गया संसद के द्वारा। तो आप देखिए कि किस प्रकार से विधायिका और न्यायपालिका के बीच दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं, इसको लेकर वाद विवाद चल रहा है। यह हो गया 25वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा। अब आगे आते हैं, इसके बाद इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामला आप लोग जानते हैं कि 1973 ईस्वी में आता है और इसके द्वारा कहा गया कि ठीक है, जो आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी का जो क्लॉज है, 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी, वह आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर इसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पूरे डीपीएसपी के ऊपर हमने मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान कर दी, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस क्लॉज को हमने वरीयता प्रदान की और इसे वैध घोषित कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर स्टोरी है। डीपीएसपी के इन 2 प्रावधानों को आर्टिकल 14, 19 और 31 पर वरीयता प्रदान कर दी गई, इससे और इसे न्यायालय के द्वारा भी वैध घोषित कर दिया गया। इससे क्या हो गया कि संसद को यह अनुमान लग गया कि जो ये डीपीएसपी के जो 2 प्रावधान हैं जिसको मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान की गई, तो संसद को ऐसा लगा कि अगर संविधान संशोधन के माध्यम से हम पूरे डीपीएसपी को ही वरीयता प्रदान कर दे, डीपीएसपी को ही मौलिक अधिकार पर हम अगर वरीयता प्रदान कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर इसे न्यायालय के द्वारा मान लिया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं एक हमारे लिए सहूलियत होगी और मौलिक अधिकार के हनन से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं, गतिविधियां घटित हो रही है भारत में, तो उससे संसद या कार्यपालिका को छुटकारा मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि केशवानंद भारती मामले के जैसे ही निर्णय वैध घोषित किए गए 25वां संशोधन, उसके तुरंत बाद संसद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया और 42वां संविधान संशोधन में पूरे डीपीएसपी को मौलिक अधिकार पर
वरीयता प्रदान कर दी गई। आप ऊपर देखेंगे कि संसद के द्वारा जो 25वां संशोधन किया गया, 25वां संशोधन में सिर्फ एक क्लॉज को रखा गया था, सिर्फ 1939 बी एंड 39 सी को वरीयता प्रदान कर दी गई, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा पूरा डीपीएसपी को ही मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान कर दी गई। यह था संसद का 42वां संविधान संशोधन। लेकिन इसे तो संसद ने संशोधन कर दिया। आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1926 ईस्वी, आपातकाल के तुरंत बाद वाली स्थिति है। तो उस समय सरकार के पास सरकार जो थी वह पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही थी और उन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार के हनन करने के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार के ऊपर डीपीएसपी को वरीयता प्रदान करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा और इसे सदन के माध्यम से पास भी कर दिया गया। लेकिन पुनः यह मामला हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है और न्यायपालिका ने अगले बाद 1982 ईस्वी में अपने निर्णय के माध्यम से, जो कि मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ का मामला था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के इस हिस्से को रद्द कर दिया कि डीपीएसपी को वरीयता प्रदान कर दी गई है मौलिक अधिकार के ऊपर। पूरे 42वां संशोधन को रद्द नहीं किया गया, 42वें संविधान संशोधन के सिर्फ इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। कौन सा प्रावधान? जिसमें डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पुनः जो डीपीएसपी के ऊपर जो वरीयता प्रदान की गई, डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के ऊपर, उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि अब कौन सी स्थिति बनी? यानी कि जो केरल शिक्षा विधेयक 1957 का जो मामला था, जिसके बाद ये लगातार न्यायालय और संसद के बीच जो संशोधन पारित करना, न्यायपालिका में चुनौती देने वाले खेल चल रहा था, वह समाप्त हो गया और फिर से दोनों को एक दूसरे का पूरा घोषित किया गया। और वर्तमान समय में स्थिति यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो हमने प्रश्न का पहला सेक्शन देखा, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। अब प्रश्न है कि अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने कुछ शामिल किया नहीं है कि कारण यह है कि आप देखिएगा अगले पेज से हमारा दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है, तो पेज की कमी थी, मतलब जो हमने पीडीएफ जब बना लिया तब हमने इसे ध्यान दिया था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आखिर उत्तर के पक्ष में डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स पूरक कैसे, मैं इसे यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप पॉइंट को ध्यान से सुनिए और उसे लिख लीजिएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे, पक्ष में आप तर्क दे रहे हैं, आप विपक्ष में तर्क नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा दोनों एक दूसरे को पूरक जब घोषित कर दिया गया तो आप न्यायपालिका के खिलाफ अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यह हमारे भारतीय संविधान की एक ढांचा है, भारतीय प्रशासन की एक ढांचा है। जब न्यायपालिका और संसद के या फिर संविधान के द्वारा कोई अवधारणा रखी गई तो आप उसके विरोध में कोई मतलब एग्जाम में आप नहीं लिख सकते। आपको हमेशा सरकार के, न्यायपालिका के, संविधान के पक्ष में आपको वहाँ पर तर्क देने होंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सारे पॉइंट्स आपको पक्ष में लिखने होंगे। हालांकि आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसके अलावा ये हमें चुनौतियां दिख रही है, ये कमियां दिख रही है जिस पर सवाल उठते रहे, लेकिन आपको कंक्लूजन भी सकारात्मक रूप में पक्ष में देते हुए आपको आंसर फिनिश करना होगा। तो आपको आंसर पक्ष में ही देने हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? आप दो आर्टिकल को मैं यहां पर ध्यान में रख रहा हूं। जैसे आप आर्टिकल 46 को लीजिए, ठीक है, 46 को लीजिए, जिसमें आप देखिए कुल मिलाकर ये देखिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे 39 को आप लेते हैं, उसके बाद आगे वाला चलते हैं। जैसे आर्टिकल 39 आप लेंगे तो इसमें कई सारी अवधारणा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है, पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी की चर्चा की गई, श्रम में संविधान समान भागीदारी की चर्चा की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि संपत्ति के विकेंद्रीकरण की चर्चा की गई है। आर्टिकल 39 का क्लॉज A, B, C, D, आप ऐसे में क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूँ। विकेंद्रीकरण की चर्चा की गई है, संपत्तियों की सामूहिक स्वामित्व की बात की गई, किसी एक पर के पास संपत्ति का संकेंद्रण ना हो बल्कि सामूहिक वितरण हो, इसकी चर्चा की गई है। तो यह आर्टिकल 39 में इतनी सारी चीज़ों की चर्चा की गई। लेकिन अगर आप मौलिक अधिकार को भी देखेंगे तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार है। और यहाँ पर जो कहा गया है कि पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारी, यानी कि कहीं ना कहीं यह समानता से ही संबंधित है। तो दोनों एक दूसरे
दूसरे के पूरक कैसे हो गया? आर्टिकल 14 में जिस समानता की अधिकार की बात चर्चा की गई है, आर्टिकल 39 के क्लॉज के अंतर्गत भी पुरुष और महिलाओं की समान भागीदारी की चर्चा की गई है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर ये तर्क यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संपत्ति का मामला था वो आर्टिकल 31 में यहाँ पर हालांकि था, जिसे यह अभी हटा दिया गया है, तो आप इसको मेंशन नहीं करिए। आप डायरेक्ट आप आर्टिकल 14 को मेंशन करिए। आर्टिकल 14 के अलावा आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आर्टिकल 44 को आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करता है। समान नागरिक संहिता के आर्टिकल 44 चर्चा कर रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्षता की चर्चा कर दी गई है। तो ठीक है, तो ये भी आप प्रावधान वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रावधान हैं जिसे आप पूरकता के पक्ष में तर्क देते हुए आप इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये जब आप 4-5 पॉइंट को आप यहाँ पे लिखिए कि किस प्रकार से आप देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार होता है, कहीं ना कहीं नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। नागरिकों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है मौलिक अधिकार। लेकिन अगर आप डीपीएसपी में देखेंगे तो डीपीएसपी में कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, यह सामाजिक विकास की अवधारणा को बल दे रहा है, आर्थिक विकास की अवधारणा को बल दे रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के पूरक और समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर डिस्कशन फिनिश होता है। मैंने यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिख दिया है कि हाँ, वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां हैं कि विभिन्न न्यायिक निर्णय और संसदीय हस्तक्षेप के पश्चात मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि प्रश्न के अनुसार आपका पहला आंसर क्या हो जा रहा है? यहाँ पर फिनिश हो जा रहा है। तो बस आपको इतना ही लिखना था, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा आपको वहाँ पर लिखकर नहीं आना था। जो पक्ष में तर्क है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर लिखना था, आपको जस्टिफाई करना था कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान है। अगला प्रश्न जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बीपीएससी में इस प्रकार का आप ट्रेंड देखेंगे तो अभी तक न्यू ट्रेंड में यह प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के पश्चात संघवाद, ये बेसिकली काफी गहराई में जाकर अब जब संघवाद का अध्ययन करेंगे, फेडरलिज्म टॉपिक का अध्ययन करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन का अध्ययन करेंगे, तब आप आर्थिक उदारीकरण की चर्चा आप कर पाएंगे कि क्यों आर्थिक उदारीकरण के कारण हमारा संघवाद प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण जब है तो आप राजकोषीय संघवाद की ही सिर्फ चर्चा करेंगे, वित्तीय संघवाद की ही सिर्फ चर्चा करेंगे, नहीं, इसके अलावा भी संघवाद के ट्रेंड में जो बदलाव दिख रहा है, कैसे गठबंधन की राजनीति के कारण संघवाद प्रभावित हो रही है, उसके बारे में टिप्पणी करना है, जिसका मैं मॉडल आंसर फॉर्मेटिंग में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और इसके बाद के जो सेक्शन बचे हैं उसे बाद में किया जाएगा। प्रश्न को देखते हैं। गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता बन गया है। यानी कि किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति ने संघवाद को भारतीय राजनीतिक प्रणाली की विशेषता स्थापित कर दिया, आर्थिक उदारीकरण के कारण क्यों संघवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता बन गई है, उसे देखना है, टिप्पणी करना है। बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर आप प्रश्न को समझ गए होंगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ईजी टाइप का प्रश्न है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग इसे बेहतर तरीके से सुनते जाइए। एक स्टोरी टाइप का ये बेसिकली मैं बताऊंगा, आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे, मैं आपकी रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन है। वर्तमान समय में संघवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पर्याय बन चुकी है, चाहे वह गठबंधन की राजनीति का दौर हो या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार हो, पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो। संघवाद हमेशा से एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और भारतीय राजनीति में तो आप देखेंगे कि संघवाद एसर बोम्बई मामले 1994 में न्यायिक निर्णय के माध्यम से संघवाद को भारतीय राजनीति का मूलभूत ढांचा, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आप लोग इसे आंसर में शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे आंसर में नहीं लिखा हूं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं डिस्कस करूं काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके वे मार्क्स इनरिच करेंगे आपको वहां पर। तो ये हमने लिखा इंट्रोडक्शन की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघवाद एक महत्वपूर्ण पर्याय बन चुकी है। गठबंधन की राजनीति के कारण भारत में सहकारी संघवाद को बल मिल रहा है। सहकारी संघवाद कैसी संघवाद है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। बेसिकली एक इंडियन पॉलिटी में महत्वपूर्ण स्कॉलर हैं ऑस्टिन के द्वारा सहकारी संघवाद की अवधारणा की बात की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक के आधार पर कार्य करते हैं। तो इतने आपको संक्षिप्त इंट्रोडक्शन लिखना था। अब
चूंकि गठबंधन की राजनीति से संबंधित प्रश्न है तो संक्षिप्त रूप में आप यहाँ पर चर्चा करेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था का। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का चर्चा करते समय आप एक पैराग्राफ में बताइए कि किस प्रकार से भारत की आज़ादी के तुरंत पश्चात एक दलीय प्रभुत्व वाली शासन व्यवस्था भारत में देखने को मिली। संघवाद की अवधारणा उस समय भी थी, लेकिन उस समय केंद्रीकृत संघवाद विद्यमान था। एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करूँ, आप लिखिए वहाँ पे कि जो 1950 से 70 का दौर था केंद्रीकृत संघवाद का दौर था। क्यों केंद्रीकृत संघवाद का दौर था? एक ही दल का शासन था, एक ही दल का शासन प्रायः केंद्र और राज्यों में देखने को मिल रहा था। एक ही लीडर उस समय चल रहे थे। जैसे अभी आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो एक व्यक्तित्व आप देखेंगे कि संघवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के इलेक्शन हो या फिर किसी और का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, एक ही लीडर जो हमेशा सेंटर में होते हैं बीजेपी के द्वारा, वह नरेंद्र मोदी होते हैं। उसी प्रकार से उस समय का दौर चल रहा था, नेहरू दौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि आप रजनी कोठारी जो एक इंडियन पॉलिटी में स्कॉलर हैं, उन्होंने इसे वन पार्टी सिस्टम यानी कि कांग्रेस सिस्टम तक करार दिया इस समय के काल को। तो आप इसे ध्यान से लिखेंगे, इसे समझकर आप इसे लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे चर्चा करनी थी एक पैराग्राफ में कि किस प्रकार से 1950 के दशक में भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात केंद्र और विभिन्न राज्यों में एक ही पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं डिटेल करनी है, मुश्किल से 2-3 वाक्यों में। लेकिन तुरंत पश्चात आप देखेंगे कि 1967-70 का दशक होते होते विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल इमर्ज करने लगते हैं और 1977 तक तो केंद्र में भी 1977 आते आते पूरी तरीके से यहाँ पर एक पार्टी का जो डोमिनेंस होता है वह समाप्त होने लगती है और जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार इमर्ज होती है। और जनता पार्टी वैसे दलों की सरकार होती है जो क्षेत्रीय दल पर एक सहमति के आधार पर जिन्होंने सरकार का निर्माण किया था। लेकिन आप यहीं पे ये तो एक दलीय शासन यहाँ पे चर्चा हमने कर दिया। फिर आपको वहीं पर बताना है कि किस प्रकार से धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा है। और जब क्षेत्रीय दलों का उदय होगा तो स्वाभाविक है कि बहुमत वाली सरकार राज्यों में बहुत जल्दी नहीं मिल पाएगी। आप वर्तमान समय में देखिए, चाहे वह बिहार का उदाहरण लीजिए, झारखंड का उदाहरण लीजिए, कई ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा कारण क्षेत्रीय दलों का उदय है। और जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो इन्होंने संघवादी व्यवस्था को भी प्रभावित किया। क्षेत्रीय दलों के उदय के कई कारण हैं। जाति का सशक्तिकरण एक सबसे बड़ा कारण है। जब जातियां सशक्त होती चली गई तो उसके कारण उन्होंने अपने जाति विशेष की मांगों को पूरी करने के लिए उस जाति विशेष के बड़े लोग जो प्रभुत्व वाले लोग थे, उन्होंने जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। और इन पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी जाति की एजेंडे को ऊपर रखा, राज्य और क्षेत्र के एजेंडे को से ज्यादा ऊपर जाति के एजेंडे को प्राथमिकता दी। और उन्होंने उसी आधार पर समझौता करके गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकार का विभिन्न राज्यों और केंद्र में सरकार का गठन किया। इसका सबसे बड़ा कारण आप दे सकते हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट। मंडल की राजनीति जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1980-90 के आसपास का जो दशक है उसे मंडल की राजनीति के नाम से जाना जाता है। उसी के पश्चात ओबीसी वगैरह जो वर्ग थे, वहां पर कई सारे वर्ग जो थे, जैसे यादव वर्ग के तहत आप देखेंगे सशक्तिकरण के पश्चात समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, बिहार में आरजेडी का उदय होता है। उधर दलितों का जब वर्चस्व बढ़ा तो उसके कारण बीएसपी का गठन किया गया, बीएसपी गठित की गई। तो ऐसे कई सारे राजनीतिक दल के उदाहरण हैं जो जाति और धर्म के आधार पर जिनका गठन हुआ। धर्म के आधार पर दलों के गठन का एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा 1990 के दशक में राम जन्मभूमि विवाद का मामला प्रचार प्रसार में आना। जब राम जन्मभूमि विवाद का मामला प्रचार में आया तो हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना का गठन किया गया। गुजरात में भी 1-2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदुत्व के नाम पर चले रहे, लेकिन आपको यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपको वैसे नाम मेंशन नहीं करना है। आपको सिर्फ इंडिकेट करना है कि 1990 के दशक के पश्चात धर्म के नाम पर क्षेत्रीय दलों का उदय, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात जाति के आधार पर क्षेत्रीय दलों के उदय ने गठबंधन की राजनीति की अवधारणा को प्रबल किया। और यही कारण है कि वर्तमान समय में भी संघवाद एक राजनीति की पर्याय बन चुकी है। तो इसे आपको डिस्कस करना था। अब ये तो हमने गठबंधन की राजनीति के कारण संघवाद हमने यहाँ पर आपको बता दिया। उम्मीद है कि यह डाउट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कुछ भी ज़्यादा आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना था। एक और जो इसमें प्रश्न मेंशन है, आर्थिक उदारीकरण ने संघवाद को कैसे प्रबल किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था।
आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद कैसे प्रबल हुआ? तो 1990 का दशक है जब भारत के द्वारा आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को अपना ली गई। आप जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण जो भी है, एलपीजी। ठीक है, तो इसको अपनाया गया और इसके तहत क्या हो गया कि भारत में नए नए मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आते चले गए, मार्केट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया, स्टेट का इंटरफेरेंस उसमें कम होता चला गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ तो इसके कारण क्या हुआ? रोजगार में वृद्धि हुई, उन्हें रोजगार मिला। क्यों? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इकाई कैसे स्थापित करेगी? जब काम करने वाले कारीगर नहीं होंगे तो काम करने में कारीगरों के वहां पे लगे, रोजगार में वृद्धि हुई। जब रोजगार में वृद्धि हुई तो लोगों को आय बढ़ा और जब लोगों की आय बढ़ी तो जीवन स्तर में वृद्धि हो गई। इसके कारण उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि लोग उपभोग करने लगे अधिक से अधिक। आप देखेंगे कि पहले क्या था कि नॉर्मल लाइफ जो जीवन व्यतीत करते थे, रेडियो पे जो गाना सुनते थे, समाचार सुनते थे, वे अब टीवी परचेज करने लगे। लाइफ स्टाइल लोगों का बदलने लगा, एसी परचेज करने लगे, कूलर परचेज करने लगे। इसके कारण के उपभोक्तावादी संस्कृति का उदय हुआ और यही उपभोक्तावादी संस्कृति ने मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को इमर्ज किया। भारतीय राजनीति के अंतर्गत, भारतीय सोसाइटी के अंतर्गत मिडिल क्लास का उदय हुआ और जब मिडिल क्लास का उदय हुआ तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मांगों को पूरी करने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं, चाहे कास्ट विशेष पर गठन करें या हमारी जो भी अन्य मांगे हैं, हमारे जो भी इंटरेस्ट है, प्रेशर ग्रुप है, उसके आधार पर क्षेत्रीय दलों का गठन करें। और क्षेत्रीय दलों के गठन ने गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिल पाना, जब ज़्यादा क्षेत्रीय दल होंगे तो स्पष्ट बहुमत मिल पाना संभव नहीं होता है। आप यहाँ पर आप बिहार का एग्जाम्पल को लिखिए। बिहार में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी अब गठित हो चुके हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गठित हो चुका है, वीआईपी गठित हो चुका है, जेडीयू पहले से पार्टी है, आरजेडी पहले से पार्टी है, आईएनसी पहले से पार्टी है। इसके अलावा जो भी आपके कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह यहाँ पे रह गए वो सब। तो देखिए बिहार में कई सारे राजनीतिक दल हैं। अब जब इतने राजनीतिक दल होंगे तो किसी एक पार्टी को सत्ता मिलना, किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना यह संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में गठबंधन की राजनीति को बल मिलता है और गठबंधन की राजनीति के कारण कहीं ना कहीं संघवाद एक बल मिलता है। जैसे आप बिहार का ही आप एग्जाम्पल लिखिए, जेडीयू और यहाँ पर बीजेपी की सरकार चल रही थी, हालांकि अभी सरकार के जो प्रारूप है उसमें बदलाव आ गए हैं। तो जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार चल रही थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध जो थे मधुर स्थिति में देखने को मिल रहे थे। लेकिन आप देखिए कि फिर से विशेष दर्जे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, फिर से वित्तीय आवंटन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है कि शहरी जो नगरीय विकास है वहां पर बिहार को सिर्फ 7 करोड़ आवंटित किए गए हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों को 77 करोड़ का आवंटन किया गया। कल ही एक बिहार के मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो आप इन सभी चीजों को वहां पर लिखेंगे कि किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति संघवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित कर रही है। तो इसे आप 2 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। 1990 का दशक और 1998 के बाद। 1990 का जो दशक 98 तक रहता है वो काफ़ी ज़्यादा राजनीति का स्थिरता का दौर रहता है। क्षेत्रीय दलों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्चस्व देखने को मिलेगा। एक ही आप देखेंगे कि एक साल पर वहाँ पर प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। लेकिन 1998 के बाद बेशक गठबंधन की राजनीति को बल मिला है, लेकिन सरकारें स्थिर रही है। 1998 से 2004 ईस्वी तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। 2004 से लेकर 2014 ईस्वी तक यूपीए 1 एवं यूपीए 2 कांग्रेस के नेतृत्व में अपने कार्यकाल को पूर्ण किया है। पुनः 2014 ईस्वी के बाद से एक दलीय प्रभुत्व आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है और फिर से कहीं ना कहीं संघवाद का जो प्रारूप है वह चेंज हो रहा है। अभी भी हालांकि कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि सहकारी संघवाद को हम फोकस कर रहे हैं और राज्यों के साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो टीम इंडिया एक कहीं ना कहीं भारत की जो विकास की राजनीति है उसको प्रतिबिंबित कर रही है और सहकारी संघवाद भारतीय राजनीति में परिलक्षित हो रही है। आप यहाँ पर सहकारी संघवाद के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा वित्तीय संघवाद और राजकोषीय संघवाद की भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जीएसटी का चर्चा करिएगा कि किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल में राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल में राज्यों की बात मांग की जा रही है। क्षेत्रीय परिषद के जरिए केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध मधुर बनाने के लिए सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए सरकार काम कर रही है। तो इन सभी पहलुओं पर आपको चर्चा करते हुए आपके आंसर को फिनिश करना था। तो अब निष्कर्ष की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर ने भारत में संघवाद की अवधारणा को सशक्त किया है। तो इस प्रकार से आज ऑडिटर मुख्य परीक्षा इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 के अंतर्गत 2 प्रश्नों का आंसर फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट आपको नहीं रही होगी। जिस प्रकार से हमने आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान लहजे में हमने यहाँ पर इसे डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगी और बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा में इसके आधार पर आप कंटेंट डेवलप करके, कंटेंट को इनरिच करके आप आंसर को लिखकर अपने मार्क्स को आप बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।